एग्जाम्पल 1, यहाँ पे हो रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ बताइए 210 एंड 55 का। तो देखिए यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सारा बन जाएगा आपसे। तो यहाँ पे दो नंबर है, एक है 210 और एक है 55। तो बड़ा नंबर को आप ए मान लीजिएगा और छोटा नंबर को बी मान लीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ा नंबर रहेगा वो ए हो जाएगा और जो छोटा नंबर रहेगा वो बी हो जाएगा। तो बी का वैल्यू 55 और ए का वैल्यू 210। अब जैसे आप एचसीएफ निकालते हैं उसी तरीके से आप एचसीएफ निकाल लीजिए। यहाँ पे 55 और 210 का यहाँ पे लगाइए, 3 बार में लगेगा तो 165 आएगा। इसको माइनस करिए तो माइनस करिएगा तो 45 आ जाएगा। फिर 55 को यहाँ पे लेके आइए, फिर एक बार में लगाइए तो एक बार में लगाइएगा तो यहाँ पे 10 आएगा। फिर 45 को यहाँ पे लाइए, इसके बाद 4 बार में लगाइए 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आएगा ना। फिर 10 को यहाँ पे लाइए तो ये 2 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ आ गया 5। लेकिन हमसे बोला था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले लिखिए बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका स्टेटमेंट लिखना होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, यही होता है ना। अब सिर्फ आपको इस पे अरेंज कर लेना है। तो अरेंज कैसे करिएगा, तो यहाँ पे सीखिए। जैसे जो ए रहता है वो बीच में रहता है, बी यहाँ पे रहेगा, क्यू इधर, क्यू मतलब क्वॉशेंट और रिमाइंडर नीचे रहेगा, इस तरीके से। तो आपको ध्यान देना है, जो बीच में नंबर रहेगा वो ए हो जाएगा और इधर रहेगा वो बी हो जाएगा। बाकी क्वॉशेंट अपने जगह पे, रिमाइंडर अपने जगह पे। तो पहले यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट स्टेप को इसमें। तो इसमें बताइए ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 210 आएगा। तो यहाँ पे ए की जगह 210 पुट करना होगा। इसके बाद बी इंटू क्यू, तो बी का वैल्यू 55 और क्यू का वैल्यू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 55 इंटू 3 और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 45 है, तो यहाँ पे प्लस 45 आ जाएगा। अरे बात समझ में, ध्यान से देखिएगा। जो ए है वो बीच में रहता है तो 210 हो गया ए की जगह पे, बी है जो इस तरफ रहेगा तो बी हो गया 55 इंटू क्यू है, तो क्यू का वैल्यू 3, तो इंटू 3 और रिमाइंडर 45, तो प्लस 45। इसके बाद आइए सेकेंड स्टेप पे। यहाँ पे इसमें बताइए ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 55 हो जाएगा इक्वल टू बी इंटू क्यू। तो यहाँ पे बी का वैल्यू 45 और क्यू का वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10। आ रहा बात समझ में। इसके बाद आइए थर्ड स्टेप। यहाँ पे इसमें बताइए ए का वैल्यू कितना 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 इक्वल टू बी इंटू क्यू, तो बी का वैल्यू 10 और क्यू का वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आइए लास्ट स्टेप। तो यहाँ पे आइएगा लास्ट स्टेप में, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इक्वल टू बी इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो जो बी का वैल्यू होता है, जैसे बी इंटू क्यू होता है ना, बी इंटू क्यू प्लस आर, तो ये जो बी का वैल्यू है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में, सो एचसीएफ इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपको एचसीएफ निकाल लेना है। एग्जाम्पल सेकंड, यहाँ पे कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। यहाँ पे भी 2 नंबर दे रखा है, बोला कि 2 नंबर कैसे बताइए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो यहाँ पे भी वही काम करिए, जो बड़ा नंबर है उसको आप ए मान लीजिए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 12576 और जो छोटा नंबर है उसको बी मान लीजिएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 4052, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे दोनों का साइड में एचसीएफ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे है 4052 और 12576। यहाँ पे लगाइए, कितना बार में लगेगा, ये लग जाएगा 3 बार में। 3 बार में इसको लगाइए, तो 3 बार में यहाँ पे आ जाएगा 12156। इसके बाद इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करिएगा तो यहाँ पे आएगा 420। इसके बाद फिर इस नंबर को यहाँ पे लाना होगा 4052 को। अब लगाइए, कितना बार में लगेगा बताइए सोच के, तो यहाँ पे आएगा 9 बार में, ये हो जाएगा 3780। फिर यहाँ पे माइनस करिए इसको, तो जो माइनस करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 272। इसके बाद फिर 420 को यहाँ पे लाइए। अब कितना बार में लगेगा, तो 1 बार में लगेगा 272। फिर माइनस करिए इसको, तो माइनस करिएगा तो 148 आएगा। फिर 272 को यहाँ पे लाइए, तो फिर 1 बार में लगाइए 148।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा ना। इसके बाद फिर 148 को यहाँ पे लाइए और एक बार में ही लगाना है आपको, तो 124 फिर यहाँ पे माइनस करिए कितना 24 आएगा, फिर 124 को यहाँ पे लाइए और अब की बार कितना बार में लगेगा 5 बार में लग जाएगा 120, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद फिर 24 को यहाँ पे लाइए तो ये 6 बार में पूरी कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। तो अब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में इसको अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे पहले लिखिए बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे देखिएगा इसका स्टेटमेंट होता है a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अरेंज करते जाना है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे फर्स्ट स्टेप में था a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा ये वाला, तो a इक्वल टू हो जाएगा 12576 इक्वल टू b इंटू क्यू, तो b का वैल्यू 4052 इंटू क्यू, तो q का वैल्यू 3 और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 420 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 420। इसके बाद देखिए सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप आप यहाँ पे आइएगा तो ये हो जाएगा a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4052 इक्वल टू b इंटू क्यू, तो यहाँ पे 420 इंटू 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 इंटू 9 और रिमाइंडर कितना है यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 272, यही रिमाइंडर होगा ना इसके लिए, तो ये हो जाएगा प्लस 272। इसके बाद थर्ड स्टेप, तो यहाँ पे आप आइएगा तो ये हो जाएगा 420 इक्वल टू यहाँ पे देखिए b इंटू क्यू, तो 272 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 272 इंटू 1 और यहाँ पे बताइए रिमाइंडर कितना है 148 ना, तो ये हो जाएगा 148। इस तरीके से आपको अरेंज करते जाना है। इसके बाद यहाँ पे आइए तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना 272 इक्वल टू b इंटू क्यू, तो यहाँ पे 148 इंटू 1 हो जाएगा 148 इंटू 1 और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है ये वाला हो जाएगा 124। इसके बाद यहाँ पे आइए 148 के पास में, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 148 और b इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा 124 इंटू 1, तो यहाँ पे इसको लिखिए 124 इंटू 1 और यहाँ पे रिमाइंडर बताइए रिमाइंडर कितना 24 है ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर 24। इसके बाद आप यहाँ पे आइएगा 124 के पास में, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 124 इक्वल टू b इंटू क्यू, तो 24 इंटू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 इंटू 5 और यहाँ पे देखिएगा रिमाइंडर कितना 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसके बाद लास्ट में आइए यहाँ पे 24 के पास में, तो a का वैल्यू हो जाएगा 24 b इंटू क्यू, तो 4 इंटू 6 होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा 0 और जैसे ही 0 हुआ तो ये जो b का वैल्यू है यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा सो एचसीएफ इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 210 इंटू 5 प्लस 55 बाई फाइंड बाई, करें कि यदि इस दोनों नंबर के एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेसिबल का मतलब एक्सप्रेस किया जाता है या फिर एक्सप्रेस किया गया है, तो बाई का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप दोनों नंबर का एचसीएफ निकालिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो बड़ा नंबर है उसको ए मान लीजिए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 210 और जो छोटा नंबर है उसको बी मान लीजिए, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 55 और यहाँ पे साइड में एचसीएफ निकाल लीजिए, तो 55 और 210 का यहाँ पे बताइए कितना बार में लगेगा, ये लग जाएगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा 165। यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो 45 आएगा, फिर 55 को यहाँ पे लाइए, अब बताइए कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा ना, तो यहाँ पे 45 फिर माइनस करिए तो ये आ जाएगा 10। इसके बाद फिर 45 को यहाँ पे लाइए, अब बताइए कितना बार में लगेगा 4 बार में, तो 4 बार में लगाइएगा तो 40 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 10 को यहाँ पे लाइए, तो यहाँ पे 2 बार में लगा दीजिए तो ये 10 पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए हियर एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि एचसीएफ इज एक्सप्रेसिबल in the form HCF is expressible in the form 210 into 5 plus 55 by
एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो अच्छा आप बताइए कि जब एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो आप एचसीएफ इक्वल टू इतना नहीं लिख सकते हैं 210 इंटू 5 प्लस 55 बाई, क्या कि एचसीएफ को जब इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया तो एचसीएफ है जो इस फॉर्म के इक्वल होगा। अरे बात समझ में, जैसे आप समझिए जैसे 10 को 2 2 प्लस 8 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो क्या 10 2 प्लस 8 के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। जैसे बोल देगा कि 15 को 3 इंटू 5 में एक्सप्रेस किया गया है तो 15 और 3 इंटू 5 दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहाँ भी वहीं से बोला कि एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो जब एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो एचसीएफ है जो इस फॉर्म के इक्वल होगा। इतना बात तो समझ में आ रहा है। अब देखिए एचसीएफ आया था 5 ना, तो यहाँ पे एचसीएफ की जगह 5 पुट करिए, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 1050 प्लस 55 बाई। अब 1050 को इधर ला के माइनस कर लीजिए तो 5 में से इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा? ये निगेटिव में आ जाएगा ना, -1045 हो जाएगा इक्वल टू 55 बाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इसको काटिए, ये कट जाएगा, 55 से डिवाइड करिएगा तो ये 19 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया -19 इधर बाई, यानी बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? बाई का वैल्यू आ जाएगा -19। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे कह रहा है ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। दो तरह का बर्फी है, एक काजू वाला और एक बादाम वाला। काजू वाला है 420 और बादाम वाला है 130। इसके बाद देखिए कह रहा है सी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे। स्टैक का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर रखना। जैसे आप देखें ना मिठाई वाला दुकान में जो मिठाई रखा रहता है एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ रहता है, तो यही बोला कि सी वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। प्रत्येक स्टैक का नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और वो ट्रे का कम से कम एरिया कवर करे। तो कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो प्रत्येक स्टैक में कितना बर्फी प्लेस किया जाएगा। देखिए इसमें आपको एक हम तरीका बताते हैं। जब भी स्टैक वाला क्वेश्चन हो, मतलब किसी भी चीज़ का, ये बहुत टाइप का रहता है। जैसे बुक वगैरह भी बोल देगा कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया गया है। जैसे यहाँ पे बर्फी के बारे में बोला था कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया गया है। इसके बाद बोला है कि इस तरीके से स्टैक किया जाता है कि ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। ईच स्टैक हैज द सेम नंबर का मतलब क्या होगी? प्रत्येक स्टैक में जो आप बर्फी रखिएगा एक दूसरे के ऊपर, तो सभी स्टैक में बर्फी का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे एक आप धारी बनाइए इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर, मान लीजिए उसमें आप 10 बर्फी रखें, तो दूसरा जो आप स्टैक बनाइएगा उसमें भी 10 से रखिएगा, तीसरा स्टैक बनाइएगा तो उसमें भी 10 रखिएगा। सेम नंबर का मतलब यही हुआ कि प्रत्येक स्टैक में जो बर्फी का नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी स्टैक वाला क्वेश्चन हो और उसमें बोले कि प्रत्येक स्टैक में सेम नंबर होना चाहिए, तो आप आंख मूंद के दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। आगे आप मैक्सिमम मिनिमम मत खोजिएगा। जैसे यहाँ पे लिस्ट देखे ना कि आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्यों निकलेगा वो भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में इसको आप ध्यान रखिएगा। जब भी स्टैक का बात हो और उसमें बोले कि प्रत्येक स्टैक में नंबर सेम होना चाहिए, तो आंख मूंद के दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। और क्यों निकला वो भी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा काजू बर्फी था कितना 420, और बादाम बर्फी है ये है 130। और हमसे बोला था क्या कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। प्रत्येक स्टैक में कितना बर्फी रखा जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए। सो नंबर, यहाँ पे NUM लिख देते हैं, नंबर ऑफ बर्फीज नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक। तो यहाँ पे दोनों का एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखिए एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। और जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो आपको निकालना है तो वहीं डिवाइड मेथड से निकाल लीजिएगा, तो एचसीएफ आ जाएगा 10। यानी प्रत्येक स्टैक में आप कितना बर्फी रखिएगा? 10 बर्फी रखिएगा। अब यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि एचसीएफ ही क्यों निकला। जैसे देखिए आपके पास दो तरह का बर्फी था, इसको एक ट्रे में रखना, इस तरीके का मान लीजिए एक ट्रे है, इसमें रखना है। अब बोला कि सबको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना और इस तरीके से स्टैक करना कि ट्रे का कम से कम एरिया कवर करे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक धारी बनाए इसमें, और मान लीजिए काजू बर्फी का एक धारी बनाए, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखें। फिर यहाँ पे एक दूसरा धारी बनाए, फिर तीसरा, फिर चौथा, उस प्रकार कुछ बादाम बर्फी का धारी बना दें इस तरीके से।
आप एक दूसरे के ऊपर सबको सरियाए जा रहे हैं। तो अच्छा एक चीज बताइए, जैसे बोला कि ट्रे का कम से कम एरिया कवर करे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप बर्फी को एक दूसरे के ऊपर रखिएगा तो स्टैक का ऊंचाई अधिक से अधिक रखिएगा, तभी ना ट्रे का कम से कम एरिया कवर करेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा बर्फी एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो ट्रे का कम से कम एरिया कवर करेगा। इतना चीज आपको आ रहा है कि समझ में कि नहीं? जैसे बोला कि इसमें ट्रे का कम से कम एरिया कवर करे, इसका मतलब हुआ कि बर्फी को एक दूसरे के ऊपर अधिक से अधिक रखना होगा, मतलब स्टैक का ऊंचाई मतलब अधिक से अधिक रखना होगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना हमको स्टैक का ऊंचाई रखना होगा। और ये भी बोला है कि स्टैक का ऊंचाई अधिक से अधिक का मतलब ये नहीं कि एगो में 20 को रख दिए फिर एगो में 10 को रख दिए, ऐसा नहीं। प्रत्येक स्टैक में बर्फी का नंबर भी सेम होना चाहिए, मतलब अगर एक स्टैक में 20 बर्फी रखें तो सब में 20-20 ही रखना है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या करें कि एक ऐसा नंबर खोज रहे हैं, मतलब वो भी बड़ा से बड़ा, जो दोनों नंबर को क्या करे कंप्लीटली पूरा पूरी काट दे, तभी ना। और वो नंबर कैसे आता है? जब हम दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तभी ना। जैसे आप एक चीज समझिए, आप किसी दो नंबर का जब एचसीएफ निकालते हैं, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 4 और एक नंबर ले लेते हैं 8, ठीक है। और ये दो नंबर का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ 4 आएगा। तो ये 4 जो है आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, जो कि दोनों को कंप्लीटली काट देगा। 4 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है जो दोनों को काट पाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अगर दोनों नंबर का एचसीएफ निकालिएगा तो जो नंबर आपके पास आएगा, जैसे यहाँ पे मेरा एचसीएफ है 10, तो ये जो नंबर आया वो दोनों को कंप्लीटली काट देगा। अरे बस समझ में, दोनों को कंप्लीटली काट देगा। इससे बड़ा कोई भी नंबर है जो दोनों को नहीं काट पाएगा। अब 10 से इसको डिवाइड करेगा तो 42 बार में काट देगा, और इसको काट देगा 13 बार में। इसका मतलब यह हुआ कि काजू बर्फी का जो स्टेक बनेगा वो 42 स्टेक बन जाएगा, और एक स्टेक में 10 बर्फी रहेगा। और बादाम बर्फी का जो स्टेक बनेगा वो कितना बन जाएगा? 13 स्टेक बन जाएगा, और एक स्टेक में रहेगा 10 गो, तो टोटल 130 गो बादाम बर्फी हो जाएगा। इसका टोटल 42 धारी बनेगा, इस तरीके से टोटल 42 गो बनेगा, और एक में रहेगा 10, तो टोटल 420 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। और अगर इतना सोचना नहीं है तो फिर तो आपको एक तरीका बताएं कि जब भी स्टैक वाला क्वेश्चन हो, आप बोले कि प्रत्येक स्टैक में नंबर सेम होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। आप मिनिमम और मैक्सिमम खोजिएगा ही मत। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे बोला एनी कंसाइंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। कह रहा है कि एक कंसाइंजेंट, कंसाइंजेंट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर मान लीजिए, या जो ही मानिए। कंसाइंजेंट का मतलब होता है पूरा एक ग्रुप। तो कितना का ग्रुप है? तो 616 मेंबर का एक ग्रुप है, और इसको मार्च करना है। मार्च का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। किसके पीछे चलेगा? तो 32 मेंबर के पीछे पीछे। एक आर्मी बैंड का 32 मेंबर है, इसके पीछे पीछे इतना मेंबर पीछे पीछे चलेगा, मार्च करेगा एक परेड में। तो कह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब दोनों ग्रुप है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दो ग्रुप है, एक 616 मेंबर का, एक 32 मेंबर का। तो दोनों ग्रुप का जो मार्च करेगा वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करेगा। जैसे मान लीजिए कि इसका 2 कॉलम है तो इसका भी 2 कॉलम रहना चाहिए, अगर इसका 3 कॉलम है तो इसका भी 3 कॉलम होना चाहिए। तो कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना पॉसिबल है जिसमें दोनों मार्च कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा आप लैंग्वेज समझिएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बाकी एचसीएफ निकलेगा कि एलसीएम निकलेगा वो तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे एक ग्रुप है 616 मेंबर का, और दूसरा ग्रुप है 32 मेंबर का, और यहाँ पे बोला है कि ये जो 616 मेंबर है वो इसके पीछे पीछे मार्च करेगा। तो जैसे, और ये भी बोला है कि दोनों का जो कॉलम होना चाहिए वो सेम नंबर होना चाहिए, मतलब अगर इसका 2 कॉलम है तो इसका भी 2 कॉलम होना चाहिए। जैसे आप सपोज करिए, मान लीजिए इसका हम 2 कॉलम बना लिए, इस तरीके से इसका 2 कॉलम बना लिए। तो 2 कॉलम बनाइएगा तो एक कॉलम में 16 मेंबर और एक कॉलम में 16 मेंबर रहेगा। और अगर इसका 2 कॉलम बनाइएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 308, और इधर भी हो जाएगा 308, दोनों में 308 रहेगा, तो ना पूरा 616 हो जाएगा। तो ये 2 कॉलम बनाए तब। तो हमसे बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो क्या ये कॉलम मैक्सिमम है क्या? 2 से अधिक कॉलम नहीं बन सकता है। अगर मान लीजिए कि आप 4 कॉलम बना दिए इस तरीके से, कहे कि 3 कॉलम तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 3 से तो ये पूरा पूरी कटेगा नहीं। तो मान लेते हैं 4 कॉलम बना लेते हैं इस तरीके से, और इसका भी बना लीजिए 4 कॉलम इस तरीके से। अब बताइए जब 4 कॉलम बनाइएगा तो प्रत्येक कॉलम में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 8 8 और 8, प्रत्येक कॉलम में 8 8 हो जाएगा। और इस तरफ हो जाएगा 154, जब 4 से उसको डिवाइड करेगा तो 154 बार में कटेगा, तो सब में हो जाएगा 154 154 इस तरीके से। तो इसका 4 कॉलम ही पॉसिबल है।
तो क्या ये मैक्सिमम नंबर कॉलम है? क्या इससे हम अधिक कॉलम नहीं बना सकते हैं? तो अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि हम खोजना क्या चाह रहे हैं। हम एक ऐसा नंबर खोज रहे हैं जो कि दोनों को कंप्लीटली काट दे, और वो नंबर क्या होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट होना चाहिए, बड़ा से बड़ा होना चाहिए। यही ना, जैसे यहाँ पे पहले हम 2 कॉलम बनाए थे तो 2 से भी दोनों कंप्लीटली कट गया। फिर हम 4 कॉलम बनाए तो 4 से भी दोनों कंप्लीटली कट गया। क्या 4 से भी बड़ा पॉसिबल नहीं है कोई ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे? तो वो नंबर कैसे आता है? जब हम दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तभी ना आएगा वो नंबर। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 616 एंड 32। तो इसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा वहीं डिवीजन मेथड से आप निकाल लीजिएगा, तो एचसीएफ आएगा 8। इसका मतलब क्या होगा कि हम अधिक से अधिक 8 कॉलम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 बनाए थे ना, उस प्रकार इससे भी ज़्यादा पॉसिबल है। वो कितना है? 8 है। तो इसी तरीके से आपको सोचना है। ये नहीं देखिएगा कि मैक्सिमम बोला नहीं कि हम डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लें। बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम एचसीएफ निकलता है, लेकिन आप 10 क्लास में आ गए तो थोड़ा सा लैंग्वेज को भी आप समझने का प्रयास करिए। ये नहीं कि मैक्सिमम देखें ना कि एचसीएफ निकालें, तो पहले आप लैंग्वेज समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद एचसीएफ निकलेगा कि एलसीएम, वो तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 6 यहाँ पे करा 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। 2 टैंकर है और एक में 850 लीटर पेट्रोल है और एक में 680 लीटर पेट्रोल है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट टैंकर है और इसमें 850 लीटर पेट्रोल है, और ये मान लेते हैं सेकंड टैंकर है और इसमें 680 लीटर पेट्रोल है। इसके बाद बोला है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। एक कंटेनर बताइए जिसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा कंटेनर। विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब होता है पूरा पूरी। जैसे कहने का मतलब है कि आपको बोला कि एक ऐसा कंटेनर लेके आओ, वो भी कंटेनर क्या होना चाहिए? बड़ा से बड़ा होना चाहिए, जिससे दोनों टैंकर के पेट्रोल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में माप ले। एग्जैक्ट नंबर का मतलब या तो 10 बार में या तो 15 बार में, मतलब पूरा पूरी, ये नहीं कि कुछ बच जाना चाहिए। तो आप क्या किए कि आप गए और 2 लीटर का एक कंटेनर लेके चल आए। तो जब 2 लीटर का कंटेनर लाइएगा तो इसको तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में माप लीजिएगा, काहे कि 2 से ये पूरा पूरी कट जाएगा। कितना बार में? 425 बार में, यानी 425 बार में आप इसको पूरा पूरी माप लीजिएगा। और ये भी 2 से पूरा पूरी कट जाएगा 340 बार में, तो ये भी पूरा पूरी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में माप लिए। लेकिन क्या ये जो 2 लीटर का जो आप कंटेनर लेके आए, क्या ये मैक्सिमम है? क्या इससे बड़ा कोई कंटेनर नहीं हो सकता जो दोनों को माप ले? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप 2 लीटर के जगह पे अगर आप 10 लीटर का लाते तब भी इसको माप लेता, इसको माप लेता 85 बार में और इसको माप लेता 68 बार में। आ रहा है बात समझ में? तो क्या ये 10 लीटर का कंटेनर जो मैक्सिमम कैपेसिटी का, क्या इससे बड़ा कंटेनर नहीं हो सकता जो दोनों को माप ले? तो आप यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं? आप एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो दोनों को क्या करे? कंप्लीटली काट ले, और वो नंबर क्या हो? बड़ा से बड़ा होना चाहिए, वही ना आप यहाँ पे खोज रहे हैं। तो वो नंबर कैसे मिलेगा? जब दोनों का एचसीएफ निकालिएगा, क्योंकि आपको पता है आप किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ जो आएगा वो एक ऐसा नंबर आता है जो ग्रेटेस्ट होता है। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो दोनों को काट पाएगा। तो यहाँ पे भी आप मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर का खोज रहे हैं तो दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। तो एचसीएफ क्यों निकला आपको आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे लिखिए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं एचसीएफ, तो आपको निकालना आता ही है, डिवाइड मेथड से आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ आएगा 170, यानी जो आपका कंटेनर होगा इसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 170 लीटर का, जिससे दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में माप लिया जाएगा। जैसे इसको माप लीजिएगा कितना बार में? 4 बार में, और इसको माप लीजिएगा 5 बार में, ठीक है, क्योंकि ये 5 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। तो ये 4 बार में पूरा पूरी माप लीजिएगा, इसको 5 बार में। 170 लीटर से बड़ा आप कोई भी कंटेनर लाइएगा तो फिर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में नहीं मापा पाएगा, क्योंकि दोनों नंबर कटेगा ही नहीं फिर। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कंटेनर होगा कैपेसिटी का वो होगा 170 लीटर का। एग्जाम्पल 7 देखिए, करा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। करा कि वह बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जिससे 2053 एंड 967 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 और 7 बचना चाहिए। यानी पहला नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 और दूसरा नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको करना होगा कि जैसे देखिए जब भी बोले कि लार्जेस्ट नंबर बताइए और जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर इतना और इतना बचना चाहिए, तो सबसे पहले आप उस रिमाइंडर को दोनों नंबर से माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। ये तरीका आप याद रखिएगा
कि जब भी लार्जेस्ट नंबर पता करना रहे और बोले कि पहला नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर इतना, दूसरे नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर इतना, तो सबसे पहले आपको रिमाइंडर को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे दो नंबर था, एक 2053 और एक था 967। यहाँ पे दोनों नंबर से रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए। तो पहला नंबर से 5 को माइनस करिए, दूसरा नंबर से 7 को माइनस करिए। तो यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2048 और यहाँ पे माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 960। इसके बाद हमसे लार्जेस्ट नंबर बोला है ना, तो दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकाल लीजिए, जो माइनस करके आया है उसका। तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 2048 एंड 960। तो यहाँ पे एचसीएफ निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं 960 का 2048 के साथ, यहाँ पे लगाइए कितना बार में लगेगा, 2 बार में। तो 2 बार में लगाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1920। यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करिएगा तो 128 आएगा। फिर 960 को यहाँ पे लाइए, इसके बाद 7 बार में आप लगा दीजिए। तो 7 बार में लगाइएगा तो 896 हो जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करिए तो 64 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे 128 को लाना होगा, इसके बाद 2 बार में ये पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया 64, यानी यहाँ पे जो आपका नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 64। अब आप जब 64 से इसको डिवाइड करिएगा ये फर्स्ट वाले नंबर को, तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और 64 से इस नंबर को डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर यहाँ पे 7 बचेगा। आप डिवाइड करके देखिए तब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। एग्जाम्पल 8 यहाँ पे करा, कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। करा कि क्या 2 नंबर का 18 एचसीएफ हो सकता है और एलसीएम 380 हो सकता है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 क्या पॉसिबल है। तो कैसे हम पता करेंगे कि किसी 2 नंबर का एचसीएफ इतना और एलसीएम इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना एक पॉइंट को, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। एचसीएफ है जो एलसीएम को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। आप किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा तो एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे देखिए आप 2 नंबर ले लेते हैं 5 और 10, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ तो 5 आ जाएगा, और एलसीएम निकालिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 10 आ जाएगा। अब देखिए एचसीएफ है जो एलसीएम को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये हर एक नंबर के साथ ही होगा, किसी भी 2 नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा तो एचसीएफ है जो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा था 18 और एलसीएम दे रखा है 380। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे क्या एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो 2 नंबर पॉसिबल है, और अगर नहीं करेगा तो वो 2 नंबर पॉसिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें ना एचसीएफ है जो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे 2 नंबर पॉसिबल है जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पहले आप डिवाइड करिए। तो एचसीएफ है 18, तो 18 से डिवाइड करिए 380 में, यहाँ पे लगाइए 2 बार में 36, तो 2 आएगा। यहाँ पे फिर 0 उतारिए, फिर 1 बार में लगाइए तो 18, तो यहाँ पे फिर 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया, जबकि बोला गया था कि कंप्लीटली डिवाइड कर देता है एचसीएफ एलसीएम को, लेकिन यहाँ पे नहीं ना कर पाया। जब यहाँ पे नहीं कर पाया यानी वो 2 नंबर पॉसिबल नहीं है। अगर ये डिवाइड कर देता तो वो 2 नंबर पॉसिबल होता। तो यहाँ पे लिखना होगा हियर एचसीएफ नॉट डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। यहाँ पे आप देखें कि एचसीएफ है जो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हो जाएगा सो 2 numbers are not possible which HCF is 18 and LCM is 380। तो यहाँ पे 2 नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका HCF 18 आए और LCM 380 आए। तो आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोले कि क्या 2 नंबर का HCF इतना और LCM इतना हो सकता है, तो आप सीधे HCF से LCM को डिवाइड कर दीजिए। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया LCM तो होगा, और अगर नहीं डिवाइड हुआ तो नहीं होगा। एग्जाम्पल 9 यहाँ पे बोला है द नंबर्स 525 एंड 3000 are both divisible by only 3, 5, 15, 25 एंड 75। मतलब यही 5 नंबर से ये दोनों नंबर डिविजिबल है, केवल यही 5 नंबर से। तो बोला भाटी द एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000। तो ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। जैसे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एचसीएफ का मतलब होता क्या है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे बोला कि दो नंबर है, एक 525 और एक है 3000। ये दोनों नंबर सिर्फ यहीं 5 नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी ये दोनों नंबर का सिर्फ ये 5 नंबर उसका फैक्टर रहेगा। जैसे यहाँ पे दो नंबर था 525 और एक है 3000, और ये दोनों नंबर है जो सिर्फ कट रहा है किससे, 3 से, 5 से, 15 से, 25 से और 75 से। और ये भी 3 से, 5 से, 15 से, 25 और 75 से। यहीं 5 नंबर से ये दोनों नंबर कट रहा है, तो यहीं 5 नंबर इसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे आपको पता है ना कि जैसे देखिए 4 है, तो 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। यही 3 नंबर से 4 कटेगा, तो ये 3 नंबर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अरे बस समझ में। जैसे 6 देखिए, तो 6 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। यही 4 नंबर से कटेगा, तो ये 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ बोला था कि ये दोनों नंबर सिर्फ यहीं 5 नंबर से कटेगा, तो ये दोनों नंबर का ये पांचों नंबर क्या है, फैक्टर हो जाएगा। इतना तो बात आ रहा है समझ में। इसके बाद हमसे बोला था दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 25 भी दोनों में है, मतलब सब तो दोनों में है ये है, ठीक है। लेकिन आपको कौन कॉमन फैक्टर लेना है, हाईएस्ट वाला, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें देखिए कौन है, 75 है ना, 75 सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ हो जाएगा 75। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। एग्जाम्पल 10 देखिए, कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 693। ये तीनों नंबर का एचसीएफ बताइए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर दे रखा, एक है 441, सेकेंड नंबर है 567 और थर्ड नंबर है 693। देखिए जब भी 3 नंबर आएगा तो यहाँ पे 3 पेयर बनता है। जैसे हमेशा 2, 3, 4, जैसे 3 नंबर है तो एक पेयर बन जाएगा फर्स्ट सेकंड का, एक पेयर बन जाएगा सेकंड और लास्ट का, और एक पेयर बन जाएगा फर्स्ट और लास्ट का। यहाँ पे 3 पेयर बनेगा। जैसे एक पेयर में हो जाएगा 2, 3, एक पेयर में हो जाएगा 3, 4 और एक पेयर में हो जाएगा 2 और 4, ये फर्स्ट और लास्ट वाला। तो जब भी 3 नंबर आएगा तो यहाँ पे टोटल कितना पेयर बनता है, 3 पेयर बनता है। तो यहाँ पे भी देखिए एक फर्स्ट सेकंड का हो जाएगा, एक सेकंड थर्ड का हो जाएगा और एक फर्स्ट और लास्ट वाला हो जाएगा। तो ये 3 पेयर में से आप किसी भी एक पेयर को पहले ले लीजिए, किसी भी, या तो आप फर्स्ट सेकंड वाला ले लीजिए या सेकंड थर्ड वाला ले लीजिए या फिर फर्स्ट और थर्ड वाला, कोई भी आप ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड का ले लेते हैं। पहले हम ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड का। आप चाहिए तो सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं या फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं, आपका मर्जी, कोई भी लीजिए। तो यहाँ पे हम ये दोनों ले रहे हैं, तो जो बड़ा नंबर रहता है वो ए हो जाता है और जो छोटा नंबर रहता है वो बी हो जाता है। तो यहाँ से बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 567 हो जाएगा और बी का वैल्यू हो जाएगा 441। फिर वही काम करना है, यहाँ पे बगल में एचसीएफ निकाल लीजिए इसका, 441 और 567 का। तो यहाँ पे लगाइए, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 441। यहाँ पे आप माइनस करिए, तो माइनस करिएगा तो कितना आएगा 126। इसके बाद फिर 441 को यहाँ पे लाइए, इसके बाद लगाइए तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में लग जाएगा। 3 बार में लगाइएगा तो ये आ जाएगा 378। फिर यहाँ पे माइनस करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 63। फिर 126 को यहाँ पे लाइए, इसके बाद 2 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ आएगा 63। लेकिन यहाँ पे बोला था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके बताना है, तो यहाँ पे लिखिए बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ अरेंज कर लेना है आपको। तो यहाँ पे ए का वैल्यू ये वाला हो जाएगा 567 इक्वल टू बी इंटू क्यू। तो बी कितना है 441, क्यू का वैल्यू 1 और रिमाइंडर यहाँ पे देख लीजिए 126। इसके बाद सेकंड स्टेप में आइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 441 इक्वल टू, यहाँ पे बी का वैल्यू 126 है इंटू क्यू तो 3 और रिमाइंडर यहाँ पे देखिए 63 है ना, तो रिमाइंडर 63। इसके बाद यहाँ पे आइए थर्ड स्टेप में, तो यहाँ पे हो जाएगा 126 इक्वल टू बी इंटू क्यू, तो 63 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे 63 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है 0 है ना, तो यहाँ पे 0। और जैसे ही 0 हुआ तो आपका जो एचसीएफ होता है वो ये वाला हो जाता है जो बी रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो
HCF ऑफ, यहाँ पे दो नंबर कौन कौन था, एक था 441 और एक था 567। तो यहाँ पे लिखिए HCF ऑफ 441 एंड 567, ये दोनों नंबर का HCF कितना आ गया, तो 63 आ गया। इस तरीके से अब आप क्या करिएगा, तो देखिए अब आप 63 और एक जो नंबर आपके पास बच गया था ये लास्ट वाला 693, ये दोनों नंबर का HCF निकालना होगा, 693 का और एक ये 63 का। तो यहाँ पे करिए नाउ बी फाइंड HCF ऑफ 63 एंड 693, ये दोनों नंबर का HCF निकालना होगा। तो यहाँ पे भी वही काम करना, जो बड़ा नंबर है वो A हो जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा 693 और जो छोटा नंबर है वो B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। यहाँ पे HCF निकालिए इसको, तो यहाँ पे लगाइए, एक बार में लगेगा 63, तो यहाँ पे 6 आएगा ना, फिर यहाँ से 3 उतरेगा और फिर एक बार में लगेगा 63, तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HCF कितना आ गया 63, क्योंकि ये एक ही बार में पूरा पूरी काट दिया इसको। तो यहाँ पे लिखिए, पहले इसको अरेंज कर लीजिए, यहाँ पे अरेंज करना होगा। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ये होता है A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे बताइए A का वैल्यू 693, तो हो जाएगा 693 इक्वल टू B का वैल्यू 63 इंटू Q का वैल्यू 11 और रिमाइंडर 0 है। और जैसे रिमाइंडर 0 आया था आपका HCF ये वाला हो जाता है, जो B का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सो HCF ऑफ, यहाँ पे दो नंबर कौन कौन था 63 और 693, तो 63 एंड 693, इसका HCF कितना आ गया 63 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड केस में भी आपका HCF 63 आया है और फर्स्ट केस में भी HCF कितना आया 63। तो यहाँ पे करना क्या रहता है कि दोनों का मैक्सिमम कॉमन फैक्टर लेना रहता है। तो 63 और यहाँ भी 63, जब दोनों नंबर सेम है तो इसका जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा 63 होगा ना। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे दो नंबर है, एक 4 है और ये भी 4 है, हम बोलेंगे दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो जैसे आप 4 का फैक्टर निकालिएगा तो 1 2 और 4 होगा, और यहाँ पे भी तो 1 2 4 ही होगा, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 4 ही रहेगा। आ रहा बात समझ में, अगर दो सेम नंबर है तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वही नंबर हो जाता है। जैसे आप किसी भी नंबर पे चेक करिए ना, 6 पे ले लीजिए, तो 6 का 1 2 3 6, यही 4 फैक्टर होगा, और नीचे वाला का भी तो वही हो जाएगा 1 2 3 6, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। तो अगर दो नंबर सेम है तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वहीं रह जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस HCF ऑफ, यहाँ पे 3 नंबर कौन कौन था 441 567 एंड 693। तो ये तीनों नंबर का जो HCF आएगा वो 63 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों केस में HCF 63 और 63। तो इसका मतलब नहीं कि दोनों केस में 63 HCF आया तो HCF 63 होगा। ये HCF 63 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आएगा 63, तो यहाँ पे HCF 63 हो गया। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे HCF कुछ आ जाएगा और यहाँ पे HCF कुछ आ जाएगा, तो उस केस में भी आपको दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेना है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वहीं आपका फाइनल आंसर रहेगा। एग्जाम्पल 11, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। करा कि वह बड़ा से बड़ा नंबर बताइए या फाइंड आउट करिए जिससे इस तीनों नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर, पहला नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7, दूसरा नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 11 और तीसरा नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 15 बचना चाहिए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप पीछे भी बनाए थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर बचना चाहिए उसको आप उस नंबर से माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है, एक है 398, एक है 436 और एक है 542। तो यहाँ पे तीनों नंबर से रिमाइंडर को माइनस करना होगा। तो फर्स्ट वाले नंबर से रिमाइंडर 7 को माइनस करिए, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 7 बचना चाहिए था। सेकंड नंबर वाला से 11 को माइनस कर लीजिए और थर्ड नंबर वाला से 15 को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनस करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 391, यहाँ पे 11 माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 425, और यहाँ पे जब आप 15 को माइनस करिएगा तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 527। तो ये जो तीनों नंबर आया आपके पास, अब इस तीनों नंबर का आपको HCF निकालना होगा। तो वहीं आपका जो नंबर आपको पता करना था वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर का मतलब हुआ जो नंबर हमको पता करना है।
तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे आएगा, तो तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527। तो ये तीनों नंबर का एचसीएफ निकालिए, जो एचसीएफ आएगा वही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, पहले ये दोनों नंबर का निकाल लीजिए, 391 और 425 का, 391 और 425 का यहाँ पे लगाइए, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। तो 391 यहाँ पे घटाइए, तो घटाइएगा तो 34 आएगा। इसके बाद फिर 391 को यहाँ पे लाइए, इसके बाद लगाइए इसमें, तो एक बार में लगेगा 34, तो 5 आएगा, फिर 1 यहाँ पे है तो 1 को उतारिए, फिर एक बार में लगाइए 34, फिर घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। इसके बाद फिर 34 को यहाँ पे लाना होगा, फिर 2 बार में लगाइए 34, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है, 17। अब आपको क्या करना है कि इस एचसीएफ और ये जो थर्ड नंबर बचा हुआ है 527, ये दोनों का एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पे 17, यहाँ पे ये वाला जो एचसीएफ है 17, और ये जो थर्ड नंबर है दोनों का एचसीएफ निकालिए। तो यहाँ पे लगाइए, 3 बार में लग जाएगा 51, तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 7 उतारिए, फिर एक बार में 17, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आया, 17। तो अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में भी एचसीएफ 17 और सेकंड केस में भी एचसीएफ 17, और 17 का आप जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीजिएगा तो 17 ही रहेगा। अगर दो नंबर इक्वल है तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही नंबर हो जाता है 17, यानी जो आपका जो एचसीएफ आएगा दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 391, 425 और एक था 527, ये तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 17। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड नंबर 17 ही रहेगा, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 17। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बनाना है। एग्जाम्पल 12 यहाँ पे कह रहा है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का मतलब उस सब्जेक्ट में भाग लेने वाला आदमी। तो हिंदी का जो पार्टिसिपेंट है वो था 60, इंग्लिश का जो पार्टिसिपेंट है वो है 84 और मैथमेटिक्स का जो पार्टिसिपेंट है वो है 108। तो यहाँ पे तीनों को पहले नोट कर लीजिए, हिंदी का जो पार्टिसिपेंट है वो है 60, इंग्लिश वाला पार्टिसिपेंट है 84 और एक है मैथमेटिक्स वाला पार्टिसिपेंट, ये टोटल इसका नंबर है 108। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितना होगा रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। कहा कि कम से कम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताइए जिसमें सबको रखा जाना है, अब प्रत्येक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होना चाहिए। सेम नंबर का मतलब क्या कि यदि आप पहला रूम में इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट को रखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाला ही रहेगा, उसमें ये नहीं कि मैथ वाला भी आ गया। अगर दूसरा रूम में मैथ वाला पार्टिसिपेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथे वाला रहेगा, अदर सब्जेक्ट वाला नहीं रह सकता है। यही हुआ सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का मतलब। और बोला कि ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सब एक ही सब्जेक्ट का रहना चाहिए। यानी जैसे पहला रूम में यदि आप मैथ वाला को रख रहे हैं तो खाली इसमें मैथे वाला रहेगा, फिर अगला रूम में अगर इंग्लिश वाला है तो इसमें खाली इंग्लिश वाला रहेगा, मतलब सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ पे मिनिमम लिख रखा है तो हम सीधे एलसीएम निकाल लें, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। मिनिमम और मैक्सिमम देख के आप एलसीएम एचसीएफ मत डिसाइड करिए, ठीक है। मिनिमम से अच्छा एक और वर्ड यहाँ पे लिख रखा है सेम नंबर, ठीक है, ये ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल होगा आपके लिए। जब भी सेम नंबर आता है तो मतलब 99% प्रोबेबिलिटी है कि एचसीएफ ही निकलेगा। लेकिन पहले यहाँ पे हम लैंग्वेज को समझेंगे। जैसे 3 तरह का पार्टिसिपेंट है, एक हिंदी में भाग लेने वाला, इंग्लिश में भाग लेने वाला और मैथ में भाग लेने वाला, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आप इतना पार्टिसिपेंट को कहीं ले गए और एक होटल में आप रखना चाह रहे हैं, और आप क्या सोचिएगा कि हम कम से कम रूम लें होटल का, यही ना सोचिएगा। और यहाँ पे भी यही बोला था कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। यहाँ पे देखिए रूम के बारे में बोला है कि रूम का नंबर मिनिमम होना चाहिए, और ये जो नंबर है आपके पास ये पार्टिसिपेंट का नंबर ना, ये रूम का नंबर थोड़े है जो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। सोचने वाला चीज़ है। जैसे यहाँ पे रूम का नंबर बोला कि कम से कम रूम चाहिए, लेकिन ये जो नंबर दे रखा है 3 गो, ये रूम का नंबर है, रूम का नंबर थोड़े है, ये तो पार्टिसिपेंट का नंबर है ना। तो फिर एलसीएम का तो कोई सवाल नहीं उठता है, तो एलसीएम तो कभी निकलेगा ही नहीं। अरे बात समझ में। हाँ, यदि ये रूम का नंबर आता तब ना हम एलसीएम निकालते, लेकिन ये रूम का थोड़े, ये तो पार्टिसिपेंट का नंबर है। और हमसे बोला मिनिमम नंबर ऑफ रूम, तो फिर एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम तो कभी निकल ही नहीं सकता। तो देखिए
यहाँ पे बोला कि कम से कम रूम चाहिए, तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि जब कम से कम रूम चाहिए, इसका मतलब एक रूम में आप अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट रखिएगा, तभी ना आपको कम से कम रूम चाहिए। जैसे एक रूम में जब आप अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट को रखिएगा, मतलब अधिक से अधिक का मतलब कितना, जितना पॉसिबल हो सके, मतलब एक रूम में जितना रखा जा सके आप रखिएगा, तो आपको कम से कम रूम लेना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक कितना, तो ये तीनों का एचसीएफ निकालना होगा। तो एक ऐसा नंबर आएगा जो तीनों को काट देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक रूम में कितना पार्टिसिपेंट रहेगा। आ रहा बस समझ में। तो यहाँ पे मेन रूप से आपको यही समझना था कि जैसे ही बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम, कम से कम रूम चाहिए, यानी हम एक रूम में अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट रखेंगे। ये आपका तीनों नंबर पार्टिसिपेंट का ही है, तो अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट कितना, तो तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, जो नंबर आएगा वही आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेंट होगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखिए फॉर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स we should arrange for minimum number of rooms we should arrange maximum number of participant in each room। हमको प्रत्येक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को रखना होगा। अब पार्टिसिपेंट का मैक्सिमम नंबर कैसे निकलेगा, मतलब अधिक से अधिक हम एक रूम में कितना पार्टिसिपेंट रख सकते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे एचसीएफ निकालते हैं तो वो एक क्या आता है, ग्रेटेस्ट नंबर ही तो आता है, मतलब मैक्सिमम नंबर आता है जो सबको काट देगा। तो यहाँ पे निकालिए, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम, प्रत्येक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना होगा, तो यहाँ पे तीनों का एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 60, 84 और 108। तो यहाँ पे तीनों नंबर का एचसीएफ निकालिए। तो जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो ये आ जाएगा 12। यानी हमको ये पता चला कि हम एक रूम में अधिक से अधिक कितना पार्टिसिपेंट रख सकते हैं, 12 पार्टिसिपेंट रख सकते हैं। तो यहाँ से तो आपको ये पता चल गया कि आप अधिक से अधिक एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सो each room has maximum 12 participant। प्रत्येक रूम में अधिक से अधिक कितना पार्टिसिपेंट होगा, तो मैक्सिमम 12 ही होगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पे सारा का हम नंबर ऑफ रूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालिए नंबर ऑफ रूम्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट, हिंदी वाले पार्टिसिपेंट के लिए कुल कितना रूम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले देखिए हिंदी वाला कुल कितना पार्टिसिपेंट था, 60, और एक रूम में 12 को ही तो रहेगा, तो 60 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो हिंदी वाले पार्टिसिपेंट के लिए टोटल 5 रूम हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। इंग्लिश वाला पार्टिसिपेंट यहाँ पे देख लीजिए टोटल है 84। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट का टोटल कितना रूम हो जाएगा, तो 84 को 12 से डिवाइड करिए, तो आ जाएगा 7, यानी कुल 7 रूम में इंग्लिश वाला पार्टिसिपेंट एडजस्ट हो जाएगा। और मैथ वाला टोटल था 108, इसको भी 12 से डिवाइड करिए, ये 9 बार में कटेगा, यानी मैथ वाले के लिए टोटल 9 रूम चाहिए। टोटल 9 रूम में ये मैथ वाला पार्टिसिपेंट एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे बोला था मिनिमम नंबर ऑफ रूम, तो यहाँ से निकाल लीजिए, सो नंबर ऑफ रूम कितना हो जाएगा, हिंदी वाले के लिए 5 रूम, इंग्लिश वाले के लिए 7 रूम और मैथ वाले के लिए 9 रूम। यहाँ पे तीनों को ऐड करना होगा, तो यहाँ पे तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 21, यानी हमको कम से कम 21 रूम चाहिए।